हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो आज हमारी शिक्षा के उद्देश्य से ज्ञान और पाठ्यचर्या की जो हमारी पहली यूनिट है उसके बारे में अपन चर्चा करने जा रहे हैं और इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे। और आप अगर एग्ज़ाम की दृष्टि से देखें तो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे और उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। और इसका पहला क्वेश्चन है, जिज्ञासा की प्रवृत्ति को प्रवाह एवं दिशा किसके माध्यम से प्राप्त होती है। ये हमें पूछा है कि जिज्ञासा की प्रवृत्ति को बढ़ावा किसके माध्यम से मिलता है। तो जिज्ञासा की प्रवृत्ति को हमें बढ़ावा मिलता है शिक्षा के माध्यम से। ठीक है, और इसका शिक्षा आंसर ठीक हो जाएगा। अगर दूसरे क्वेश्चन की बात करें, लैटिन भाषा के शब्द एजुकेशन में ई का अर्थ क्या है। हमारा शब्द जो एजुकेशन है ये ई प्लस एडुकेशन से मतलब बना है, जो लैटिन भाषा शब्द है। इसमें ई का अपन को अर्थ पूछा गया। ई का अर्थ है बाहर निकालना। मतलब एजुकेशन का अर्थ है किसी व्यक्ति की प्रतिभा को विकसित करना, उसमें जो प्रतिभाएं छिपी होती है उसको बाहर निकालना। ठीक है, और अगर हम अपने अगले क्वेश्चन तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो शिक्षा से मेरा अर्थ है बालक का मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास है। ये किसी महात्मा का कथन है और इसे हमें ये बताना है कि ये कथन किसने कहा। तो ये कथन हमारे महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया है कि बालक का मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा के सर्वांगीण विकास एवं सर्वोत्कृष्ट विकास से है शिक्षा का उद्देश्य बताया गया है। ठीक है, अगर हम चौथे क्वेश्चन की बात करें तो यह कथन किसने कहा। यही कथन है और इसके बारे में हमें बताना है कि किसने कहा। यह कथन किसने कहा, जीवन का लक्ष्य न भिन्न हो सकता है और न शिक्षा का लक्ष्य जीवन के लक्ष्य से न्यून हो सकता है। यह कथन, अगर चौथे क्वेश्चन की बात करें तो ये कथन अपने महात्मा गांधी के द्वारा ही कहा गया है कि जीवन का लक्ष्य शिक्षा के लक्ष्य से भिन्न हो सकता है, लेकिन उससे न्यून हो सकता है। ठीक है, तो अगर अगले क्वेश्चन की बात, शिक्षा को अनुभवों की निरंतर पुनर्रचना के द्वारा जीने की प्रक्रिया किसने माना है। कि शिक्षा को अनुभवों की निरंतर पुनर्रचना के अनुसार जीने की प्रक्रिया किसने माना है। ये अपने माना जॉन डीवी ने। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा अपने जॉन डीवी। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो देखो, शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का प्राकृतिक, सुव्यवस्थित और प्रगतिशील विकास है। शिक्षा की उपयुक्त परिभाषा किसने दी। कि शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का प्राकृतिक, सुव्यवस्थित और प्रगतिशील विकास है। ये अपने कौन देते हैं परिभाषा, ये पेस्टोलॉजी के द्वारा दी जाती है। ठीक है, अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन होगा, शिक्षा का अर्थ अंतर शक्तियों को बाह्य जीवन से संबंध में स्थापित करना है। ये किस विद्वान ने कहा है। ये एक कथन दिया गया है कि शिक्षा का अर्थ अंतर शक्तियों का बाह्य जीवन से संबंध में स्थापित करना है। बालक में जो अंतर शक्तियाँ होती हैं उसका बाह्य जीवन से संबंध में स्थापित करना, ऐसी शिक्षा की परिभाषा किसने दी है। तो ये परिभाषा दी है हमारी हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा ये परिभाषा दी गई। हर्बर्ट स्पेंसर क्या कहते हैं कि अंतर शक्तियों का बाह्य जीवन से संबंध में स्थापित करना ही शिक्षा का उद्देश्य है। ठीक है, अगर अगले क्वेश्चन की बात करें, 8वें क्वेश्चन की बात करें तो शिक्षा द्वारा बालक का विकास निम्नलिखित किन पक्षों में होता है। शिक्षा द्वारा बालक का विकास निम्नलिखित किन पक्षों में होता है। तो शिक्षा द्वारा हमारे सर्वांगीण विकास होता है, शारीरिक विकास भी होता है, मानसिक विकास, आध्यात्मिक विकास होता है, और इसके लिए हम कह सकते हैं कि इसका सर्वांगीण विकास होता है। शिक्षा से बालक का सर्वांगीण विकास होता है। ठीक है, और अगर आगे हम बात करें तो शिक्षा के सामान्य उद्देश्यों में शामिल नहीं है। शिक्षा के सामान्य उद्देश्यों में शामिल नहीं है। किस विषय को अपन शिक्षा के सामान्य उद्देश्यों में शामिल नहीं करें। ज्ञान का उद्देश्य शिक्षा बालक में ज्ञान का विकास करना है। चरित्र के विकास का उद्देश्य बालक का चरित्र का विकास करना शिक्षा का उद्देश्य है। सांस्कृतिक विकास का उद्देश्य संस्कृति का बालक में सांस्कृतिक विकास करना शिक्षा का उद्देश्य है। लेकिन नौकरी प्राप्त करना ये कहीं ना कहीं गौण उद्देश्य है। तो इसे हम अपन नहीं है तो इसमें हम शामिल कर लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करें, 10वें क्वेश्चन की बात करें तो एडम्स और रोज के अनुसार शिक्षा की प्रक्रिया में 2 पक्ष होते हैं। वो 2 पक्ष कौन कौन से। शिक्षक एक और दूसरा विद्यालय होते हैं। एडम्स और रोज नाम के वैज्ञानिक शिक्षा में शिक्षक और विद्यालय को शिक्षा की महत्वपूर्ण स्तंभ मानते हैं। ठीक, और अगले प्रश्न, कठोर शिक्षा की मान्यता में प्रयुक्त शब्द शहनावतु का अर्थ क्या है। साथ साथ एक दूसरे की रक्षा करना। शहनावतु, शह मतलब साथ साथ। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो आगे बढ़ते हैं। अब 12वें क्वेश्चन की बात करें तो 12, मानवीय ज्ञान की पुख्ता समझ बनाने की अनिवार्य शर्त है। जो मानव का ज्ञान होता है उसकी पुख्ता समझ बनाने की अनिवार्य शर्त क्या है।
मानवीय ज्ञान की पुख्ता समझ बनाने की अनिवार्य शर्त है। विश्वास में अनिवार्यता ये भी है, विश्वास का सत्य होना भी है और प्रामाणिकता का पर्याप्त आधार होना, ये उपयुक्त तीनों हम कह सकते हैं। ज्ञान की कसौटी को समझने के पश्चात ही वास्तविक ज्ञान प्राप्त होता है। ये ज्ञान की कौन सी कसौटी से संबंधित है, तो ये अपने क्रिया साफल्य से संबंधित है। ज्ञान की 4 कसौटी 5 कसौटियाँ होती है और उसमें से ये क्रिया साफल्य से संबंधित है। ठीक, शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया, ये विस्तार किसका है? शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। ये विस्तार किसने दिया? ये सिद्धांत किसने दिया कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया होती है? तो ये अपने सिद्धांत की बात करें तो ये सिद्धांत जॉन डीवी के द्वारा दिया गया है कि शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया होती है। इसमें उन्होंने पहला समाज को माना है, दूसरा शिक्षक और तीसरा विद्यार्थी को माना है। ठीक है, अगर अब आगे बात करें देखो तो इसमें कौन हो जाएगा? जॉन डीवी हो जाएगा। ठीक है, अगर 15 क्वेश्चन प्रकृतिवाद के अनुसार विद्यालय होना चाहिए, प्रकृतिवाद के अनुसार, प्रकृतिवाद की विचारधारा है उसके अनुसार विद्यालय कैसा होना चाहिए? स्वाभाविक परिवेश का स्थान, ईश्वर की लीला भूमि, ये तो नहीं हो सकता। समाज का लघु रूप, सामुदायिक जीवन की प्रयोगशाला होना चाहिए। प्रकृतिवाद के अनुसार सामाजिक जीवन की प्रयोगशाला होनी चाहिए। इस लोक से ये 16 को सामाजिक पीढ़ी को नष्ट आगे थे। लेकिन अगर 17 क्वेश्चन की बात करें तो प्रकृतिवाद ने शिक्षा का प्रक्रिया का स्वरूप, शिक्षा की का प्रक्रिया स्वरूप दिया है। प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा कैसी होनी चाहिए? बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। इसमें कुछ ध्यान देने में बात नहीं है, सीधी अपने को याद रखना है कि प्रकृतिवाद नाम की जो विचारधारा थी उसने बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किया था। ठीक है, अगर बात करें 18 क्वेश्चन प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य, प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए शारीरिक विकास करना होना चाहिए, मानसिक विकास, वैज्ञानिक अभिवृद्धि, मतलब उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, और अगले क्वेश्चन की बात करें तो जीवन जीने की कला का विकास, जीवन जीने की कला का विकास करना है शिक्षा का उद्देश्य। जीवन जीने की कला का विकास करना शिक्षा का उद्देश्य, ये परिभाषा किसने दी? तो ये परिभाषा हमारे हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा दी जाती है। कौन देता है? हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा दी जाती है। ठीक, तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो सामाजिक सहयोग की उपेक्षा व्यक्तिगत अधिकार पर बल देता है। यह कौन सी विचारधारा है जो सामाजिक सहयोग की उपेक्षा व्यक्तिगत अधिकार पर बल देती है? तो ये अपनी प्रकृतिवाद हो जाएगी, जो बाल केंद्रित शिक्षा का अध्ययन करती है, बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन करती है और सामाजिक सहयोग की उपेक्षा व्यक्तिगत अधिकार पर अधिक जोर देती है। ठीक है, अगर हम 21वीं क्वेश्चन की बात करें तो यंत्रवादी प्रकृतिवाद के अनुसार प्रमुख प्रस्तुता है। यंत्रवादी प्रकृतिवाद की प्रमुख प्रस्तुता मतलब प्रवर्तक कौन है? तो ये इनका हो जाएगा होब्स। निषेधात्मक शिक्षा पर बल देता है। निषेधात्मक शिक्षा पर कौन बल देता है? ये प्रकृतिवाद की विचारधारा निषेधात्मक शिक्षा पर बल देती है। एमिल के लेखक, एमिल एक पुस्तक है, उसके लेखक कौन है? एमिल के लेखक रूसो है। ठीक है, एमिल के लेखक कौन है? रूसो है। ठीक, रूसो द्वारा पुस्तक लिखी जाती है एमिल। शिक्षण का उद्देश्य उसे विद्यार्थी को ज्ञान देना नहीं होना चाहिए, बल्कि उसमें ज्ञान को प्राप्त करने की रुचि और शक्ति का विकास करना चाहिए। उसकी विधि स्वयं खोज की विधि होनी चाहिए। ये बात कौन कहते हैं? तो ये बात अपने रूसो के द्वारा कही जाती है। आदर्शवाद के संबंध में कौन सा युग्म गलत है? आदर्शवाद के संबंध में कौन सा युग्म गलत है? ये वस्तुनिष्ठ आदर्शवाद प्लेटो ने दिया था, आत्मनिष्ठ आदर्शवाद बर्कले ने दिया था, प्रपंचात्मक आदर्शवाद कांट ने दिया था, हमें निरपेक्ष आदर्शवाद जेंटलाई के द्वारा नहीं दिया जाता है। ये हमारी बात गलत हो जाएगी। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ये द हो जाएगा। ठीक है, और द इसका राइट आंसर है। द लाज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द लाज नामक पुस्तक के लेखक की बात करें तो इसकी अरस्तू है। ठीक है, और आदर्शवादी शिक्षा की अनुशासन का स्वरूप था। आदर्श विद्यार्थी थी हमारी, उसकी शिक्षा का अनुशासन का, उन्होंने अनुशासन बनाए रखने के लिए किस प्रवृत्ति को माना? उन्होंने दंड देने की प्रवृत्ति को भी स्वीकार किया कि बालक को दंड मिलना चाहिए ताकि इसमें अनुशासन बना गया। ठीक है, और अगर आगे बात करें तो ये आगे क्वेश्चन है, ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन। वैसे जब थ्योरी की तरफ बढ़ते हैं और ये बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एग्जाम में आ भी सकता है, तो ध्यान रखें थोड़ा। और इसके बारे में अगर हम आगे चर्चा करें तो शिक्षा का अर्थ और प्रमुख उद्देश्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिक्षा का अर्थ और प्रमुख उद्देश्य क्या है? शिक्षा शब्द का उद्गम संस्कृत की शिक्ष धातु से हुआ। ये इंपॉर्टेंट है। शिक्षा शब्द का उद्गम संस्कृत की शिक्ष धातु से। शिक्ष का अर्थ होता है सीखना, मतलब शिक्षा का अर्थ है, शिक्षा का शब्द का उत्पत्ति होती है संस्कृत की शिक्ष धातु से होती है। शिक्षा का अर्थ है सीखना, तथा प्रत्येक रूप में प्रत्येक प्रयुक्त होने पर उसका अर्थ सिखाना भी होता है। शिक्षा को
इस शिक्षा का अर्थ क्या हो? शिक्षा का अर्थ है, शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के शिक्ष शब्द धातु से होती है, जिसका अर्थ है सिखाना। लेकिन जब इसका प्रेरक शब्द में यूज किया जाए तो इसका अर्थ सिखाना भी होता है। अगर आगे बात की जाए तो शिक्षा शब्द अंग्रेजी की एडुकेशन, शिक्षा शब्द अंग्रेजी के एडुकेशन से मिलकर बना, ठीक है। शिक्षा शब्द अंग्रेजी की एडुकेशन से मिलकर बना जाता है। ये लैटिन भाषा की एडुकेट शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है विकसित करना, ठीक है। शिक्षा की उद्देश्य है व्यक्तित्व का विकास करना, दक्षता का विकास करना, आत्म प्रकाशन का विकास करना। शिक्षा का मतलब व्यक्तित्व का विकास करना, दक्षता का विकास करना, आत्म प्रकाशन का विकास, आत्म अभिव्यक्ति का विकास करना, सामाजिक जागरूकता का विकास करना, नवीनता के प्रति संस्कृति, वैज्ञानिकता और सहयोग, त्याग, संयम, स्वाधिकार के मूल्यों का विकास, सहिष्णुता, सामंजस्य की एवं व्यवस्था की विरोध की शास्त्रीय गुणों का विकास, सुनागरिकता के दायित्व का पालन करना, गतिशीलता एवं सउद्देश्य सक्रियता, राष्ट्र तथा मनुष्यता की प्रति आदर, प्रेम एवं जागरूकता। तो अगर हम एग्जाम की दृष्टि से बात करें तो आपको ये ध्यान रखना है कि शिक्षा का अर्थ क्या हो। शिक्षा का अर्थ होता है कि सिखाना, किसी को कुछ सिखाना। शिक्षा शब्द का उत्पत्ति जो संस्कृत भाषा शिक्षा धातु से होती है, और इसका अर्थ था सिखाना। और अंग्रेजी की बात करें तो एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा की एडुकेट शब्द से होती है, जिसका अर्थ विकसित करना। तो बालक का सर्वांगीण विकास करना और बालक में आत्मशक्ति और आत्मज्ञान का विकास करना ही शिक्षा का उद्देश्य है, जिसमें बालक की व्यक्तित्व विकास करना होगा, दक्षता का विकास करना, सामाजिक जागरूकता, सांस्कृतिक जागरूकता, वैज्ञानिक जागरूकता, बौद्धिक जागरूकता और आत्म अभिव्यक्ति का विकास करना, सहयोग, त्याग, समूह और श्रम की भावना को बढ़ावा और स्वाधिकार के मूल्यों के विकास में संस्कृत, सामंजस्य, अव्यवस्था के विरोध के शासन गुणों का विकास करना है। अब अगली हम बात करें जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा को किस दी। जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा को परिभाषित की थी। जॉन डीवी शिक्षा अनुभवों की निरंतर पुनर्रचना के द्वारा जीने की प्रक्रिया है। यह व्यक्ति की उन सभी शक्तियों का विकास है जो उसे पर्यावरण को नियंत्रित करने और उसकी संभावनाओं को पूर्ण करने में समर्थ बनाती है। ये अपने जॉन डीवी कहते हैं। सीखने में मुख्यतः कौन कौन से आयाम होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। सीखने में मुख्य 3 आयाम होते हैं, सीखने वाला और जो सिखाया जा रहा है। ये अपने अगर बात करें तो जॉन डीवी के जो विद्यालय का जो सिद्धांत दिया गया था, विद्यालय के आवश्यक 3 पक्ष माने गए थे, उसके अनुसार आप ध्यान में रख सकते हैं। सीखने वाला मतलब विद्यार्थी होना चाहिए, और दूसरा सिखाने वाला मतलब शिक्षक होना चाहिए, और तृतीय जो सिखाया मतलब पाठ्यक्रम होना चाहिए, ठीक। अगर आगे बात करें तो सीखने की प्रक्रिया में कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। शिक्षा या सीखने की प्रक्रिया में कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सीखने की प्रक्रिया में विधि या प्रणाली सर्वाधिक महत्व, अर्थात आप स्टूडेंट या बच्चे को किस अनुसार किस विधि के द्वारा सिखा रहे हैं। अगर स्टूडेंट प्राथमिक स्तर का है तो उसे खेल विधि, मोंटेसरी विधि और अनुवाद विधि के माध्यम से सिखा सकते हैं। अगर ये स्टूडेंट उच्च स्तर का है तो उसे आप अन्य विधियों का प्रयोग करके भी सिखा सकते हैं। सीखने की कोई विधि न होने पर त्रिपक्षता अर्थ शून्य हो जाती है। सीखने की कोई विधि न होने पर त्रिपक्षता अर्थ शून्य हो जाती है। त्रिपक्षता मतलब वही ये सीखने वाला, विद्यार्थी, शिक्षक और पाठ्यक्रम, अर्थ शून्य हो जाती है। शिक्षा का वास्तविक अर्थ है लिखिए। शिक्षा का वास्तविक अर्थ क्या है। शिक्षा का अगर वास्तविक अर्थ की बात करें तो शिक्षा की समाज में सदैव चलने वाली वह शोध प्रक्रिया है, सामाजिक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा मनुष्य की जनता शक्तियों का विकास होता है, उससे ज्ञान एवं कला कौशल में वृद्धि करना होता है और व्यवहार में परिवर्तन करना होता है। इस प्रकार उसे सभ्य, सुसंस्कृत और योग्य नागरिक बनाया जाता है। ध्यान रखना, शिक्षा का वास्तविक अर्थ क्या होता है कि समाज में सदैव चलने वह शोध प्रक्रिया है, शिक्षा है, जिसके द्वारा मनुष्य की जनता शक्तियों का विकास किया जाता है, उससे ज्ञान एवं कला कौशल में वृद्धि की जाती है तथा उसके व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है। इस प्रकार परिवर्तन करके उसे समाज का एक सभ्य और सुसंस्कृत योग्य नागरिक बनाया जाता है, ठीक है। और इसके द्वारा व्यक्ति और समाज दोनों निरंतर विकास करते हैं। अगर आगे बात की जाए J.D. बटलर ने शिक्षा की प्रक्रिया किस रूप में प्रस्तुत किया। J.D. बटलर के अनुसार शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है, J.D. बटलर साहब कहते हैं कि शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है तब है जिसमें मानव समाज के सभी अनुभवी लोग न्यून अनुभवी व्यक्तियों को आधिकारिक परिपक्वता के लिए प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार मानव जीवन की अच्छा बनाने योग्यता। इस प्रकार आप ध्यान रखना कि अगर कौन सा भी क्वेश्चन है और उसमें पूछे कि शिक्षा का उद्देश्य क्या, तो आप विभिन्न लोगों के जो दार्शनिकों के मत हैं उनको मिक्स करके लिख सकते हैं अपना, ठीक है। तो J.D. बटलर के अनुसार शिक्षा प्रक्रिया को किस रूप में प्रस्तुत किया जाए। J.D. बटलर के अनुसार शिक्षा ये प्रक्रिया को किस रूप में प्रस्तुत, ये पूछ सकते हैं हमसे। तो J.D. बटलर के अनुसार शिक्षा ऐसी प्रक्रिया है अथवा प्रयास है जिसमें मानव समाज के जो अनुभवी लोग हैं वो न्यून अनुभवी व्यक्तियों की आधिकारिक परिपक्वता के प्रयास करते हैं, ठीक है। और अगर एडम्स और रोज के
अनुसार शिक्षा की प्रक्रिया के पक्ष बताइए। एडम्स और रोज के अनुसार शिक्षा की प्रक्रिया में दो पक्ष होते हैं, शिक्षक और विद्यार्थी। शिक्षक विद्यार्थी को शिक्षित करता है। विद्यार्थी के विकास की यह प्रक्रिया न केवल सतत होती है अपितु सामर्श होती है, अर्थात शिक्षक के सम्मुख विद्यार्थी के विकास की दिशा स्पष्टता पूर्व निर्मित होती है। यह परिवर्तन दो माध्यमों से होता है। प्रथम तो शिक्षक के व्यक्ति के प्रत्यक्ष प्रभाव द्वारा, द्वितीय ज्ञान के विविध रूपों द्वारा। दर्शन क्या है? दर्शन की क्या अभिप्राय है? दर्शन शब्द संस्कृत की दर्श धातु से बना है। दर्शते यथार्थ तत्व मनेन, अर्थात जिसके द्वारा व्यर्थ यथार्थ तत्व की अनुभूति हो वही दर्शन। अर्थात जो यथार्थ मतलब सर्व सिद्ध और सर्वशक्ति है, सर्वमान्य है, उसकी खोजो, उसकी अनुभूति हो वही दर्शन है। दर्शन अगर अंग्रेजी में बात करें तो ये फिलोसफी शब्द की उत्पत्ति यूनानी शब्द से हुई, जिसका अर्थ होता है फिलो का अर्थ है जिसका अर्थ है लव, और सोफिया का अर्थ है विजडम। इस प्रकार फिलोसॉफी का अर्थ है लव फॉर विजडम, यानी ज्ञान के प्रति अनुराग, ज्ञान की खोज के प्रति अनुराग, ठीक है। और प्रचलित ज्ञान से परे जो बुद्धिमत्ता का ज्ञान होता है उसकी खोज दर्शन करता है। जो हमें यथार्थ ज्ञान दिखता है, जो हमारी आंखों को देखता है, उसके परे जो बुद्धिमत्ता का ज्ञान होता है उसकी खोज दर्शन करता है। हम कह सकते हैं कि दर्शन विचार और तर्क की स्वरूप और अन्य विश्व में ज्ञान के आधारों का अध्ययन है, ठीक है। आगे बात करें तो शिक्षा दर्शन क्या है, बताइए शिक्षा दर्शन क्या है? ये हमें पूछ रहे कि शिक्षा का दर्शन क्या है। शिक्षा का दर्शन वह है जिसमें मनुष्य के सभी शिक्षा के पक्षों का समानता से अध्ययन किया जाए, जिसमें शिक्षा का उद्देश्य भी निहित होता है। शिक्षा का दर्शन वह है जिसमें शिक्षा के सभी पक्षों की समानता के साथ अध्ययन किया जाता है, ठीक है, और समग्रता के साथ भी अध्ययन किया जाता है, जिसमें शिक्षा का उद्देश्य भी निहित है। शिक्षा को दर्शन से प्रेरणा क्यों ग्रहण करनी पड़ती है? शिक्षा को दर्शन के से क्यों प्रेरणा ग्रहण करनी पड़ती है? और आगे अगर ध्यान रखेंगे आपको शिक्षा और दर्शन के बारे में अंतर भी पूछेंगे, तो ये क्वेश्चन आप थोड़ा ध्यान से समझें। दर्शन और हमारी भावनाओं मनोदशाओं को प्रतिबिंबित करता है, और यह भावनाएं हमारे कार्यों को नियंत्रित करती है। शिक्षा का प्रमुख कार्य स्वस्थ मनोवृत्तियों का निर्माण करना, इसलिए दर्शन से शिक्षा को प्रेरणा ग्रहण करनी पड़ती है, ठीक है। अगर हम आगे बात करें तो शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण करना क्यों आवश्यक है? हमें पूछ रहे हैं शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण करना क्यों आवश्यक है। शिक्षा के उद्देश्यों का संबंध जीवन की साक्ष्यों के साथ होता है। दर्शन इस बात का निर्णय करता है कि जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य क्या है? संबंध जीवन के साध्यों के साथ होता है, और दर्शन इस बात का निर्णय करता है कि जीवन का साध्य क्या होना चाहिए। जब जीवन के उद्देश्यों का निर्धारण हो जाता है दर्शन द्वारा किया जाता है, तब शिक्षा के उद्देश्यों का निर्णय भी उसी के द्वारा किया जाना स्वाभाविक है। जब जीवन के उद्देश्यों का निर्धारण दर्शन के द्वारा किया जाएगा, तो शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण दर्शन के द्वारा किया जाएगा। ये तो बात तो स्वाभाविक है, क्योंकि शिक्षा स्वयं जीवन है, क्योंकि शिक्षा ये जीवन का हिस्सा है और जीवन शिक्षा है। और विद्वानों के मतों से जीवन के मूल्य शिक्षा के उद्देश्य में प्रतिबिंब होती है। जैसे टीपी नन ने लिखा है, शिक्षा की प्रत्येक योजना अंततः होता व्यवहारिक दर्शन। ये आपको कोई स्टेटमेंट ध्यान रखने की आवश्यकता है, लेकिन 2-3 स्टेटमेंट मैंने आपको बताई थी पहले, महात्मा गांधी की, जॉन डी साहब की, पेस्टोलॉजी की, वो 2-3 स्टेटमेंट आप ध्यान में रख सकते हैं, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव रूप में क्वेश्चन आ सकता है। और अगर आप आगे बात करें शिक्षा की आवश्यकता क्यों है, शिक्षा की हमें क्या आवश्यकता है? जन्म से ही मानव की पहली समस्या स्वयं के परिवेश से अनुकूल होने की होती है। वह स्वयं से शुरू जो करता है, जैसे जैसे वो बढ़ता है वैसे वैसे उस अन्य कई सब अनुकूल की आवश्यकता पड़ती है। अनुकूलशील रूप से बाधा रहित हो, इसके लिए शिक्षा की आवश्यकता, मतलब पूछ रहे हैं शिक्षा आवश्यकता क्यों होती है? जब मनुष्य जन्म लेता है और वो समाज में आता है, तो उसको समाज की विभिन्न परिस्थितियों से अनुकूल करने के लिए शिक्षा की आवश्यकता होती है। शिक्षा में प्रकृति से सामंजस्य होने के साथ साथ स्वयं के समय आवेग कामनाओं प्रवृत्तियों अभिलाषाओं के साथ सामंजस्य से अथवा अनुकूल होना भी नहीं थे। यही कारण है कि शिक्षा उपाधि मूलक शिक्षा को समय सीमित माना है, किंतु अनुकूल के अंतर्गत शिक्षा को ही जीवन पर्यंत माना। ठीक है, दर्शन शास्त्र और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू स्पष्ट कीजिए। दर्शन शास्त्र के अनुसार दर्शन शास्त्र और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू है, स्पष्ट कीजिए। मतलब दर्शन और शिक्षा को एक ही सिक्के के दो पहलू मतलब परस्पर संबंधित है, ये बात कैसे स्पष्ट कीजिए। दर्शन शास्त्र के विचारों को शिक्षा में अपनाया गया, दर्शन शास्त्र के शिक्षा में अपनाया गया और उनके अनुसार सिखाया पढ़ा जाता है। दर्शन शास्त्री जीवन का उद्देश्य स्वतंत्रता को मानते हैं, और यह स्वतंत्रता मात्र आर्थिक राजनीति समाज नहीं अपितु सर्वपक्षीय स्वतंत्रता है, जिसमें रोग शौक मोह लालच शोषण अन्याय अहंकार असमानता से स्वतंत्र होना निहित है। शिक्षा का भी मूल रूप से स्वतंत्र होना ही उद्देश्य है। अतः दर्शन में निकट है कि एक सिक्के के दोनों पहलू माने जाते हैं। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, अगर आप पढ़ना चाहें तो आगे पढ़ सकते हैं। और अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, अगले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ज्ञान की अनिवार्य शर्तें क्या है? इसमें
विश्वास का सत्य होना, एक सत्य प्रामाणिकता का सत्य, विश्वास की नहीं, ऐसा आप पॉइंट बना के लिख देंगे तो आपकी सज जाएगी। ज्ञान की मौलिक स्रोत क्या है? ज्ञान की मौलिक स्रोत, ज्ञान हमें किन किन माध्यम से प्राप्त है? तो प्रत्यक्ष माध्यम से प्राप्त है, एक अनुमान से प्राप्त होते हैं, एक उपमान से और एक शब्दों से प्राप्त होता है। ज्ञान को परखने की कसौटियाँ कितनी हैं? ज्ञान को परखने की मैंने आपको बताया था 5 कसौटियाँ होती हैं। जिसमें पहली निश्चितता, ज्ञान निश्चित होना चाहिए, ज्ञान स्पष्ट रूप में होना चाहिए, ज्ञान अबाधित तरीके से होना, किसी दूसरे की सिद्धांतों को अबाधित न करता, ज्ञान नवीन होना चाहिए क्योंकि नवीन होना ही ज्ञान है। और उसकी 5वीं कसौटी यह सफल, वह जिस सिद्धांत के रूप में है उस सिद्धांत को सिद्ध करना होना चाहिए, ये ठीक है। अगर वास्तविक ज्ञान या शिक्षा में संबंध बताइए, वास्तविक ज्ञान की शिक्षा से घनिष्ठ संबंध, क्योंकि शिक्षा इस वास्तविक ज्ञान में देह ज्ञान का सुनाम करती है। इस दृष्टि से वास्तविक ज्ञान का क्षेत्र व्यापक है, वास्तविक ज्ञान का क्षेत्र व्यापक है और शिक्षा और देह ज्ञान का शिक्षा का चयन होने के कारण शिक्षा को क्षेत्र सीमित होता है। इस सीमा रेखा का ज्ञान शिक्षा में भेद किया है। ज्ञान शिक्षा में क्या भेद है? ज्ञान व्यापक होता है और शिक्षा सीमित होती है, ठीक है। तो इसी के साथ अपन ये आप क्वेश्चन देख लेना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी इसी के साथ अपनी क्लास को अपन विराम देते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, हमने चर्चा की, और इसके बाद इसी के साथ हम अपनी क्लास को विराम देंगे। तो साथियों, कैसे लगे आपको क्लास? लाइक और शेयर जरूर करना।